है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। अहम खबर सूरजपुर से है। खदान से अभी भी नहीं निकाला जा सका है शव। लगभग 30 घंटे बाद भी नहीं मिली है सफलता। कल दोपहर खदान में हुआ था हादसा। कोयला निकालने के लिए खदान में घुसे थे ग्रामीण। मिट्टी धंसने के चलते मलबे में दब गए थे ग्रामीण। कल सुबह दोबारा टीम फिर से कोशिश करेगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल है। अब कहा जा रहा है कि कल सुबह दोबारा टीम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वाली वो कोशिश करेगी। अभी तक 30 घंटे बीत चुके हैं और कल दोपहर खदान में यह हादसा हुआ था, जहां पर मिट्टी धंसने के चलते मलबे में ग्रामीण के दबने की सूचना मिली। कोयला निकालने के लिए ग्रामीण खदान में घुसे थे और उसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है, शायद अंधेरा होने की वजह से। और यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करना कितना मुश्किल है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब जानकारी मिल रही है कि कल सुबह दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किए जाएंगे और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कल सफलता मिल सकती है। बहरहाल अब तक मुश्किल भरे हालात और प्रशासन की टीम के साथ रेस्क्यू अभियान और स्थानीय लोगों की भीड़ भी यहां देखने को मिल रही है। इमाम हसन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इमाम, कैसे स्थिति वहां पर है, क्या है अपडेट? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कल से ही जो एक ग्रामीण 5-6 ग्रामीण वहां पे घुसे हुए थे कोयला निकालने के लिए, जिसमें से 5 ग्रामीण तो निकल गए थे, लेकिन एक ग्रामीण जो है अंदर फंसे होने की बात सामने आ रही थी, जिसे लेकर कल भी रेस्क्यू चालू था, लेकिन शाम होने की वजह से रेस्क्यू बंद कर दिया गया था। और आज सुबह जब फिर से चालू हुआ रेस्क्यू, जहां पर एससीएल और जो डीडीआरएफ की टीम है वो वहां पे रेस्क्यू के लिए जुटी हुई थी। और दिन भर के कड़े मशक्कत के बाद सेकेंड टाइम जब यहाँ पे बारिश शुरू हो गई और अंधेरा भी हो गया, तो फिर से एक बार रेस्क्यू बंद कर दी गई है और कल फिर से सुबह 8 बजे से रेस्क्यू शुरू किया जाएगा, ऐसा जो वहाँ के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं। इमाम, अब तो 30 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के भी बीत चुके हैं। कल का ये हादसा है, क्या जानकारी मिली है? इसमें कितने ग्रामीण फंसे हो सकते हैं? क्या अब तक स्थिति स्पष्ट हो पाई? जी, जो 6 लोग घुसे थे वहां पर, उनका कहना है कि जो बाकी के 5 लोग हैं वो तो अब बाहर आ चुके थे, लेकिन एक जो है वो लापता है, वो पता नहीं चल रहा। तो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि वो अंदर ही दबा हुआ है और उनके जो परिजन है वो भी मान रहे हैं कि वो घर नहीं आया है, तो अंदर ही है। तो इस लिहाज से वहां पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है, लेकिन चूंकि वो जो पहाड़ी इलाका भी है और चट्टान जो क्रैक है वहां पर, तो इसलिए वहां पर सावधानी पूर्वक वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। और आज भी अंधेरा होने की वजह से वहां पे रेस्क्यू रोक दिया गया है, जो फिलहाल कल फिर सुबह चालू होगा। इमाम, जरा ये भी समझाएं दर्शकों को कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो परेशानी भरी नजर आ रही। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो ये एससीएल का जो ये बंद पड़ा जो खदान है, ये काफी पुराना है वहां पर। और ये जो एससीएल के लोग हैं वहां पर अंदर जाने के लिए वहां पर मिट्टी से या कंक्रीट से वहां पर बंद भी कर दिए थे, लेकिन जो अवैध तरीके से ये जो ग्रामीण हैं वहां पर अंदर घुसते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से कोयला निकालते हैं। तो ये अंदर में क्या है कि सारा वहां पे चट्टान जो है दरार आ चुका है, अंदर में कई सारे मलबे पड़े हुए हैं। तो ये सावधानी पूर्वक खुद के भी जान को बचाते हुए जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीडीआरएफ की टीम हो चाहे एससीएल की टीम हो, वो सावधानी पूर्वक वहां पे जो व्यक्ति है उसको निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। इमाम, ग्रामीणों से बातचीत आपने की होगी, उनका क्या कुछ कहना है और रेस्क्यू अभियान में जो टीम लगी है उनका क्या कुछ कहना है, इसे भी जानना चाहेंगे। ग्रामीण तो हालांकि एक तो अवैध तरीके से गए हुए थे तो काफी डरे हुए भी हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि 5-6 तो हम लोग अंदर गए थे, तो 5 जो है वो तो बाहर दिख रहे हैं, बाकी एक का जो पता नहीं चल रहा, मतलब वो लापता है, तो कहीं ना कहीं वो अंदर ही है। हालांकि जो अधिकारी हैं तो जगह ऐसा है कि वो कुछ भी बताने में वो अभी कतरा रहे हैं कि कितने देर में निकल पाएगा। सवेरे जब हमारी बात हो रही थी तो, और फिर हालांकि दिन भर रेस्क्यू दोनों टीम, एससीएल की टीम हो चाहे वो डीडीआरएफ की टीम हो, दोनों टीमों ने मिलकर वहां पर काफी कड़ा मशक्कत किया। लेकिन शाम को जब मौसम बदला और पानी आने लगा, उसकी वजह से भी काफी दिक्कतें हुई और फिर अंधेरा हुआ, तो फिर रेस्क्यू रोक दिया गया एक बार फिर से, जो कल फिर एक बार से चालू होगा। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
दंतेवाड़ा में खदान धंसने से बड़ा हादसा हुआ है। एनडीएमसी के नए बन रहे SP3 में लौह अयस्क की चट्टान धंस गई। हादसे वाली जगह से अब तक 4 शव रिकवर हुए हैं। काम में लगी पोकलेन मशीन भी चट्टानों में दब गई है। मौके पर 14 लोग ड्यूटी पर तैनात थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दंतेवाड़ा की ये तस्वीर है और यहाँ खदान धंसने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बाद खदान धंसने से 4 मजदूरों की मौत की खबर अब तक सामने आ पाई है। और इसके साथ इस स्थिति को आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर काम में लगी पोकलेन मशीन भी चट्टानों के बीच में दबी हुई है। मौके पर 14 लोग ड्यूटी पर तैनात थे जब ये हादसा हुआ। यहाँ पर एनडीएमसी के नए प्रोजेक्ट SP3 में लौह अयस्क की चट्टान जो है वो धंस गई, जिस वजह से ये हादसा पेश आया। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं, एक कुछ वक्त पहले की है, देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं पोकलेन मशीन जो है वो फंसी हुई है और बाकी रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भी आप इन तस्वीरों को देखकर आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाना भी कितना मुश्किल है। दंतेवाड़ा की ये तस्वीरें हैं, खदान धंसने से यहाँ हादसा हुआ और एनडीएमसी के नए प्रोजेक्ट या नए बन रहे SP3 के लौह अयस्क की चट्टान यहाँ पर धंस गई, जिस वजह से 4 शव रिकवर हुए हैं। हादसे में 4 मजदूरों की मौत यहाँ पर हो गई है। हालांकि अब भी यहाँ पर कोशिश और अभियान चलाए जा रहे हैं। काम में लगी पोकलेन मशीन भी चट्टानों में दब गई। उसके बाद यहाँ एहतियात और सावधानी के साथ जो अभियान में लगे हुए टीम के सदस्य हैं वो काम कर रहे हैं। मौके पर 14 लोग तैनात थे जब ये हादसा हुआ। अब कोशिश की जा रही है कि जो चीज़ें जिस तरीके से बेहतर हो सके वो यहाँ पर करने की कोशिश लगातार जारी है। दंतेवाड़ा की ये तस्वीरें हैं, खदान धंसने से हादसा पेश आया है। किरंदुल में खदान में काम करते मिट्टी धसक गया है, जिसमें 4 लेबर वहाँ दब गए हैं, जिसके अभी 3 बॉडी निकाला गया है और एक और निकाल रहे हैं। वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और तीन पश्चिम बंगाल के हैं बताया जा रहा है और एक बिहार के बताया जा रहा है। और हमने वहाँ L&T कंपनी को निर्देश कर दिया गया है कि उनको जल्दी उन पर कार्रवाई करें और हम हर संभव उनको मदद करने के लिए प्रशासन से, कलेक्टर SP से बात कर रहे हैं और उनको हर संभव हम सब मदद करेंगे। दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला की लौह अयस्क खदान से एक बड़ा मामला निकल के आया है। दरअसल यहाँ पर स्क्रीनिंग प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहाँ पर 4 मजदूर स्क्रीनिंग प्लांट में काम कर रहे मशीनों के नीचे भूस्खलन होने से दबा हुआ है। इस वक्त NDTV की टीम है, मौके पर मौजूद है। मैं दिखाना चाहूँगा एक बार, यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। 3-3, 4-4 बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये लोहे की पूरी खदान है। यहीं पर लोहे की खदान धसकने से 4 मजदूर इसके नीचे दबे हैं। 200 रिकवर कर लिए गए हैं। 200 की तलाश है, जिस तलाश के लिए ये पूरे यहाँ पर 3-4 बड़ी JCB मशीन लगाई गई है। मैं दिखाना चाहूँगा एक बार इस तरफ, ये रिटर्निंग वाल L&T कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा वाल बनाया जा रहा था ताकि उस ओर से पहाड़ को सरकने से रोका जाए, मगर इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ और हादसे में 4 मजदूर नीचे दब गए, जिसमें 2 मजदूरों के शव बरामद हो गए। 2 के शव की तलाश की जा रही है, लाइटें लगाई जा रही है। देख सकते हैं इस एरिया को पूरा रिस्क जोन बनाया गया है। हम बड़ा खतरा उठा करके इस प्लांट के नज़दीक पहुंचे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक बड़ी चट्टान और भी धसकने कि यहाँ पर आसार बने हुए हैं। यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला भी मौजूद है। हम बात करने की कोशिश करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि रेस्क्यू अभियान में कितना और समय लगेगा और कितना वक्त लगेगा और कब तक 200 और भी बरामद हो जाएंगे। सर बताएंगे क्या, कितना और समय लगेगा इस रेस्क्यू अभियान में? क्या है, कितने लोग दबे हुए हैं नीचे? आपसे जो जानकारी है, 2:30 से 3 बजे के बीच में ये घटना हुआ है, जिसमें मौके पर 14 लोग काम कर रहे थे। उसमें से 10 सकुशल हैं, 2 की डेड बॉडी मिली है और 2 का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। सर और कितना समय लग जाएगा इनको? और कुछ मशीनें मंगवा रहे हैं क्या रेस्क्यू अभियान बढ़ाने के लिए? जिला प्रशासन लगा हुआ है, ठीक है, उसमें जल्दी आपका रेस्क्यू का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। जो मजदूर यहाँ पर ख़त्म हुए सर कहाँ के हैं? जो 2 खत्म हुए हैं वो पश्चिम बंगाल के मजदूर हैं।
दंतेवाड़ा एसडीएम से हमारी बात हो रही थी। कुल 14 मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, जिसमें से जब भूस्खलन हुआ, ये पहाड़ नीचे की ओर गिरा तो 10 मजदूर सकुशल बच गए, वहीं 4 मजदूर दब गए हैं। मौके पर और मशीनें लगाई गई हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यह एनएमडीसी का पूरा लो एस्क जोन है, एशिया महाद्वीप की दूसरे नंबर की यह सबसे बड़ी खदान है। यहाँ से पूरा आयरन ओर निकलता है और बाहर जाता है। यहीं पर पश्चिम बंगाल के मजदूर काम कर रहे थे। एनएमडीसी के बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पे रेस्क्यू अभियान ज़बरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है। देखना होगा कब तक इन मजदूरों को सकुशल और सुरक्षित यहाँ पर निकाला जा सकता है। ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया, एनडीटीवी, दंतेवाड़ा। इस बीच सूरजपुर से अहम खबर है, जहां शासकीय स्कूल में गिरी है आकाशीय बिजली। बिजली की चपेट में आने से छात्र की मौत की खबर है। 4 बच्चों समेत एक नर्स घायल है। रूटीन वैक्सीनेशन के दौरान यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूरजपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, बिजली की चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई है। शासकीय स्कूल में आकाशीय बिजली गिरी और 4 बच्चे समेत एक नर्स घायल बताई जा रही है। रूटीन वैक्सीनेशन के दौरान यह हादसा हुआ। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में जांच और बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। बिजली की चपेट में आने की वजह से ये हादसा हुआ। आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से मौसम का मिजाज बदला है और अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सबसे खास है अपनी सावधानी का ख्याल रखना। हमारा बिहारपुर क्षेत्र में प्राथमिक शाला ग्राम पंचायत खैरा और उसका एक रेडियापारा प्राथमिक शाला है। वहाँ पे रूटीन वैक्सीनेशन चल रहा था, बच्चे बाहर थे और उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी। 5 बच्चे उससे झुलसे, एक नर्स भी झुलसी है और दुर्भाग्यजनक तरीके से एक बच्चे की डेथ भी हो गई है, जैसा खबर मुझे मिल रहा है। मेरे वहाँ पे बीओ पहुँच गए हैं और सीएससी लोग हैं। 4 बच्चे झुलसे हुए हैं जो सेफ हैं, ऐसा बता रहे हैं। कभी वो अस्पताल में भर्ती हैं और सेफ हैं, और आगे चल के हम देखते हैं क्या है। सहयोगी इमाम इस फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं तमाम जानकारियों के साथ। इमाम, जरा बताएं क्या है स्थिति? 4 बच्चों समेत एक नर्स घायल हैं और एक छात्र की मौत की खबर है। देखिए, सूरजपुर का जो दूरस्थ इलाका है बिहारपुर में आज दोपहर का जब प्राथमिक शाला में लंच का समय था, उस समय बच्चे जब बाहर निकले हुए थे, उस समय ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक रूटीन वैक्सीनेशन का कार्यक्रम वहां पर चल रहा था, जहां अचानक आए मौसम में परिवर्तन के कारण वहां पर आकाशीय बिजली गिर जाती है, जिससे 5 बच्चे वहां पर बिजली की चपेट में आ जाते हैं, जिससे एक जो है वो तो हॉस्पिटल ले जाते एक छात्र की मौत हो जाती है। वहीं 4 जो बच्चे हैं वो घायल हैं। वहीं जो नर्स रहती है जो वैक्सीनेशन कराने गई थी, वो भी घायल थी, जिनका इलाज वहां पर बिहारपुर हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं पूरे जो इलाज चल रहा है, इसका जायजा लेने के लिए वहां पर डॉक्टरों और जो शिक्षा विभाग की टीम है वो लगी हुई है। एक बड़ा सवाल इमाम, यहाँ पर रूटीन वैक्सीनेशन के दौरान यह हादसा हुआ है, तो क्या ये खुले जगह पर रूटीन वैक्सीनेशन का काम चल रहा था? जी हाँ, वो ये स्कूल के ग्राउंड में, ये जब लंच का समय था तो स्कूल के ग्राउंड में ये रूटीन वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन सुबह से मौसम ठीक था, लेकिन मौसम में आए अचानक परिवर्तन के कारण वहां पर आकाशीय बिजली गिरती है और जो बच्चे हैं वो उसकी चपेट में आ जाते हैं। इमाम, 4 बच्चों समेत नर्स घायल है। कौन से अस्पताल में, कहाँ, कैसे इलाज चल रहा है, ये भी जरा समझना चाहेंगे। जी, वहीं का एक बिहारपुर जो यहाँ से दूरस्थ लगभग 100 किलोमीटर, जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर पड़ता है, वो वहाँ पर बिहारपुर है जो वहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर उनका इलाज जारी है और अभी जो फिलहाल उनकी स्थिति है स्टेबल बताई जा रही है। बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा इमाम, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है और अगर सावधानी हटती है तो दुर्घटना हो जाती है। यहाँ भी अगर सावधानी बेहतर तरीके से बढ़ती गई होती तो शायद ये हादसा पेश न आता और बच्चे की जान न गई होती, 4 बच्चों समेत एक नर्स घायल न होती। बहरहाल ये खबर सूरजपुर से आपको बता रहे हैं, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई और कुछ घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इधर मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला है और इसके साथ ही मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में तेज बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये शिमला मनाली की तस्वीरें नहीं हैं बल्कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की तस्वीरें हैं। सफ़ेद
वादियों जैसी तस्वीरें नजर आएंगी, पर ये तस्वीरें मुश्किल भरे हालात बयां कर रही हैं। यहाँ इतनी तेज रफ्तार में ओलावृष्टि हुई है कि हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ रही है और इस भयंकर ओलावृष्टि की वजह से कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, नुकसान की आशंका जताई जा रही है। साथ ही मौसम विभाग ने जिले में अगले 24 घंटे के लिए ओले और बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो ये स्थिति आगे भी देखने को मिल सकती है। सावधानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये कितनी विकराल है, कितनी भयानक है। तो ऐसे में सावधानी की भी सख्त ज़रूरत है। खरगोन जिले में मौसम ने करवट ली और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। बारिश के चलते जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। गेहूं, चने और मक्के की फसलों को बारिश की वजह से काफी नुकसान पहुंचने की आशंका है और इस वजह से किसान परेशान हैं। मध्य प्रदेश में आज मौसम ने अचानक करवट ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। राजधानी भोपाल में भी भारी बारिश हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल की तस्वीरें। राजधानी भोपाल में फरवरी के अंत में अचानक मौसम में बदलाव हुआ है। तेज आंधी और तूफान के बाद यहां पर अचानक से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। दोपहर 3:30 बजे के ही बाद अचानक से तेज आंधी का दौर शुरू हुआ। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा यहां पर जो है वो तेजी से बादल बरस रहे हैं। तेज आंधी का दौर है। बताया जा रहा है कि कई इलाकों में छोटे छोटे आकार के गोले भी गिरे हैं। तेज आंधी की वजह से कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई, टीन शेड भी उखड़कर गिर गए। कई जगहों पर खासतौर पर बीजेपी ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर फ्लैग्स बैनर भी उखड़ के गिर गए। लेकिन बताया जा रहा है कि करीब ये जो बारिश हो रही है इसमें जो है ये 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और ये जोरदार बारिश फरवरी के अंतिम माह में, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो फरवरी के अंतिम समय में यहाँ पर गर्मी का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन अचानक से ये तेज बारिश का दौर जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। हालांकि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली। इसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में ओलावृष्टि और जो तेज बारिश है उसका भी अलर्ट जताया है। हालांकि मौसम अभी इसी तरीके से रहने वाला है। अभी सिर्फ जो है वो 4:30 बजे हैं, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा अंधेरा छा गया है। आसमान में काले बादल आसमान में छाए हुए हैं और लगातार बारिश इसी तरीके से जारी रहने वाली है। इस बारिश से साफ तौर पर ये तो पता चल ही रहा है कि ठंडी हवाएं तो जो है वो चल ही रही हैं, लेकिन तापमान में भी गिरावट कई जिलों में बारिश के चलते दर्ज हुई है। क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार कई जिलों में बारिश का दौर जारी था। अब तापमान में भी गिरावट होगी और दोबारा से मार्च के शुरुआती पखवाड़े में हल्की ठंड का दौर लौट सकता है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। राजधानी भोपाल में जनसेवा मित्रों को आश्वासन नहीं मिल रहा है। बीते 1 महीने से सेवा मित्र रोजगार की मांग कर रहे हैं। आज बीजेपी कार्यालय में सेवा मित्र गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला। इस दौरान पुलिस ने जनसेवा मित्रों का मोबाइल भी ले लिया। इस दौरान एनडीटीवी की टीम ने मौके का जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के जन सेवा मित्रों का संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फरवरी माह में ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ जन सेवा मित्र मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। चूंकि आपको मैं बता दूं कि ये सरकार से स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं और अब तक इनकी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है, जिसके चलते ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ इनकी इतनी ही सी मांग है कि जो इन्होंने काम किया है और शिवराज सरकार ने इनसे वादा किया था कि इनको स्थायी रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अब इनकी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। मेरे साथ कुछ जन सेवा मित्र मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? मैं विक्की उपाध्याय। आप आज यहाँ धरना देने आए थे? बिल्कुल धरना देने आए थे। कल सुशासन भवन में भी हम गए थे। 500 की संख्या में गए थे। हम लोगों को प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। कल हमारे साथ ही एक लड़की थी, उसकी इतनी हालत खराब हो गई थी कि इमेदिया हॉस्पिटल में भर्ती हुई आज तक। अब हमारी सरकार सुन रही, हम करे तो कर गया, आत्महत्या करने के लिए तत्पर है हम। और आप लोगों को अंदर से बाहर भी किया गया? किसने आप लोगों को कहा है बाहर? हमें यहाँ पे एसपी साहब दे कोई भी और पुलिस प्रशासन द्वारा हमें खदेड़ दिया जा रहा है। हमारे साथ ही ये हैं, इनका फोन भी छीना गया है और जुमा जब्ती भी की गई है। हमें बोला गया है कि आप यहाँ नहीं देखोगे, नहीं आपकी गिरफ्तारी की जाएगी। लगातार जनसेवा मित्र अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलक चतुर्वेदी है और इनका फ़ोन ले लिया गया था
और ये बोला गया था कि आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, और हम लोग तो रिकॉर्डिंग कर भी नहीं रहे थे, फिर भी फोन छीन लिया गया। ये कह रहे थे आप लोग। किसका मोबाइल छीना था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेरणा चतुर्वेदी है। मेरे हाथ में सिर्फ मोबाइल रखा हुआ था। मेरा मोबाइल पुलिस प्रशासन से एक सर हैं, शर्मा जी करके, उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया था कि आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हो। मतलब एक तरीके से ये अंदर जाने की परमिशन तो वो हमको दे ही नहीं रहे थे, हमको अपनी बातों में गुमराह करके मोबाइल का बहाना बना के इस तरीके से हमको बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हमको अंदर नहीं जाने दिया। क्या वजह दी अंदर नहीं जाने की? अंदर न जाने की वजह उन्होंने ये दी है कि आप लोगों को हमने शाहजहानी पार्क में रुकने की अनुमति दी है, आप लोग वहीं बैठो, अगर आप भोपाल के किसी भी कोने में नजर आते हो तो हम आपको जेल में डाल देंगे, गिरफ्तार करवा देंगे। और हर जगह हम जहां भी जा रहे हैं हमको पुलिस प्रशासन के द्वारा इसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई भी हमारी कोई भी कहीं भी सुनवाई नहीं कर रहा है। वही हमारे साथ कल भी यही हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन भवन में, वही हमारा आज हुआ है भाजपा कार्यालय में, वही हमारे साथ लगातार होता आ रहा है कि कोई भी हमारी कल एक साथी भी बीमार हो गई थी, क्या जी हमारी सुबह से हम अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन भवन में अपने लोकेश सर जी से मिलने के लिए बैठे थे कि हमको उनसे मिलवा दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि हमें क्यों तो इन्होंने इंटर्नशिप में रखा और क्यों हमको बिना बताए हटाया जा रहा है, बिना किसी आदेश के। तो उन्होंने कोई भी आदेश मतलब कुछ भी हम लोगों से मिलने के लिए मना कर दिया कि हम नहीं मिल सकते। और दिन बाई दिन ऐसे ही बोला जा रहा था हमसे कि अगले दिन मिलेंगे, आपसे 4 दिन बाद मिलेंगे, 7 दिन बाद मिलेंगे। हमको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, अन्यथा हमारी कोई भी सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही है। हमको प्रशासन अपने पद का गलत इस्तेमाल करके हर जगह हमको सिर्फ रोकने का प्रयत्न कर रही है। इससे ज्यादा गवर्नमेंट हमको हमारी सुनवाई के लिए बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। सरकार ने जो ये योजना चलाई थी, शिवराज सरकार की थी, मुख्यमंत्री जो इंटर्नशिप योजना थी, अब मोहन सरकार है प्रदेश में। आपने शिवराज जी से इस बारे में बातचीत की? जी हम कई बार गए, लेकिन आदरणीय मामा जी ने कहा कि हमारे बस के बाहर है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपका इसमें कोई सहयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार बदल चुकी है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी करेंगे तो करेंगे। तो और उन्होंने शिवराज जी ने आपको ये सलाह दी कि आप किससे बात करें? आपने उनसे ये पूछा कि हम अब इसके बारे में किससे बात करें? जी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए बोला था। हम लोग कई बार उनको ज्ञापन दे चुके हैं, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी दे चुके हैं, लेकिन वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और ज्ञापन देने के बाद उनको 3 दिन का उन्होंने समय दिया था, 3 दिन बाद हम बताएंगे। लेकिन 1 तारीख को लगभग ज्ञापन हमने दिया था। आज दिनांक तक उन्होंने कोई भी एक भी स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र को लेकर कोई खुद मिलने को तो आया ही नहीं। वहाँ 1 तारीख से भूखे प्यासे हम लोग बैठे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नमकीन बिस्किट खा के जी रहे हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चियों को लेके हमारी बहनें बैठी हैं, लेकिन उन्होंने नेताजी ने इतना गवारा नहीं समझा कि खुद तो उनके पास समय नहीं, ठीक है वो महाराज इंद्र बन गए हैं, लेकिन अपने किसी चमचे को, किसी प्रतिनिधि को तो भेज सकते थे कि वहाँ जी रहे हैं कि मर रहे हैं बच्चे। अगर तो हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 9300 जनसेवा मित्र अगली 29 फरवरी को भोपाल की धरा पे होंगे और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी वो उग्र आंदोलन करने को हमें मजबूर ना करें। हमारी मांगे पूरी की जाए। बार बार हम इसलिए धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हमको मालूम है 31 तारीख से इंटर्नशिप समाप्त हो गई, लेकिन माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते थे कि ये योजना कभी भी समाप्त नहीं होने वाली। 31 जनवरी से जी बार बार वो क्या बोलते थे कि ये योजना कभी भी समाप्त नहीं होने वाली। ठीक है, उनकी बात हम मान लेते, वो नहीं है। अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं वो भी यही बोलते हैं बार बार, हमारे पास इतना पैसा है कि जो पूर्व सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो योजनाएं चल रही थी वो कोई भी योजना नहीं बंद होने वाली। तो क्या जनसेवा मित्र योजना ही इतनी व्यर्थ योजना है जिसमें हम सीखने के पहले उपयोगी थे, चुनाव के पहले उपयोगी थे, लेकिन आज अनुपयोगी हो गए हैं और हमको निकाला जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जन सेवा मित्रों ने शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना जैसी अन्य तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है और जनता के बीच एक पुल का काम किया है। लेकिन प्रदेश के 9300 जनसेवा मित्र हैं जो आज स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन लगातार सरकार से इनको कोई भी निराशा हाथ लग रही है। ये भूखे प्यासे तरह तरह की जगहों पर जा रहे हैं और धरना कर रहे हैं, लेकिन आज भी इनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। चूंकि ये वादे शिवराज सरकार ने किए थे और अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, तो इनका कहना है कि जो वादे हैं वो हमारे पूरे किए जाएं और प्रदेश के 9300 स्थायी रोजगार दिया जाए। जनसेवा मित्रों की बस एक ही इनकी गुहार है कि जो वादा इनसे किया गया था वो पूरा किया जाए। कैमरा साथी राजू बाथम के साथ आयुषी जैन, NDTV। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।